Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is comparison between monopolistic competition and monopoly. So let's get start the video. Comparison between monopolistic competition and monopoly. Monopolistic competition and monopoly can be compared on the basis of following facts. Number one is assumption regarding product. Product of a monopolist may or may not be homogeneous. तो स्टूडेंट्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. मीन्स एक जैसे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं और एक जैसे प्रोडक्ट्स नहीं भी हो सकते हैं. However, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर अगर आप देखें तो वहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. मीन्स वहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं. नेक्स्ट इज सेकंड assumption regarding number of sellers and buyers. In case of monopoly, there is only one seller and large number of buyers. तो स्टूडेंट्स मोनोपोली के केस में यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. Whereas under the monopolistic competition, there are large number of buyers and sellers producing close substitutes. लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर हमारे पास बायर्स एंड जो सेलर्स होते हैं वो लार्ज नंबर्स में होते हैं जो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स को प्रोड्यूस करते हैं. Next is third, assumption regarding entry. Under monopolistic competition, there are no restrictions on the new firms to enter into and the old ones to leave the group. तो स्टूडेंट्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कोई भी नई फर्म्स आसानी से ग्रुप में एंटर कर सकती है और कोई भी हमारी जो पुरानी फर्म्स हैं वो ग्रुप को छोड़ सकती है. However, this entry and exit are not so easy in the short period. लेकिन इस तरह की एंट्री ग्रुप में और एग्जिट यानी कि ग्रुप को छोड़ देना ये एक शॉर्ट पीरियड में इतना आसान नहीं होता. अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, न्यू फर्म्स एंटर करना चाहती है ग्रुप में या पुरानी फर्म ग्रुप को छोड़ना चाहती है तो ये जो सिर्फ पॉसिबल है लॉन्ग रन में ही पॉसिबल होता है. बट अंडर मोनोपोली देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स. लेकिन मोनोपोली के केस में यहाँ पर कोई भी नए फर्म्स एंटर नहीं कर सकती. यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, assumption regarding degree of knowledge. Under monopoly, it is assumed that the buyers and the sellers have perfect knowledge regarding the market conditions. तो स्टूडेंट्स मोनोपोली के केस में हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हमारे बायर्स हैं जो सेलर्स हैं उनके पास एक परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट कंडीशंस की. ये मार्केट की कंडीशंस क्या है, कैसी चल रही हैं, तो उनको सब कुछ पता होता है हमारे बायर्स को, हमारे सेलर्स को. But under monopolistic competitions, buyers and sellers have imperfect knowledge of the market conditions. तो दूसरी तरफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस के अंडर जो भी हमारे बायर्स हैं सेलर्स हैं उनके पास मार्केट कंडीशंस इतनी ज़्यादा नॉलेज उनको नहीं होती, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मार्केट कंडीशंस की उनके पास नहीं होती है. नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, different average and marginal revenue curves. Under monopoly, average revenue and marginal revenue curves are two separate curves. तो स्टूडेंट्स अंडर मोनोपोली हमारी जो एवरेज रेवेन्यू है या मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स हैं ये दो सेपरेट कर्व्स होते हैं जैसे कि आप हमारी फिगर 14 में देख सकते हैं. एवरेज रेवेन्यू कर्व्स रिप्रेजेंट्स अ प्राइस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स. जो हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व्स है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे जो डिफरेंट यूनिट्स हैं के प्राइस हैं उनको रिप्रेजेंट करती है. लेकिन जो हमारी एमआर कर्व है वो रिप्रेजेंट करती है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ डिफरेंट यूनिट्स. बोथ द कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग
ये दोनों ही कर्व अगर आप ध्यान से देखें डायग्राम में, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये रिप्रेजेंट करती हैं कि अगर हमारा मोनोपोलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सेल करना चाहता है, ज़्यादा सेल करना चाहता है तो उसे अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस लोअर करने पड़ेंगे पर यूनिट के बेसिस पे। अगर वो ज़्यादा सेल करना चाहता है तो उसे प्राइस पर यूनिट कम करने पड़ेंगे। Whereas under the monopolistic competition also, average value and marginal value curves are two separate curves. अगर आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी देखें तो वहाँ पे जो हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व है या मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स है, ये दो सेपरेट कर्व्स हैं और ये दोनों ही स्लोप डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड बट बोथ दीज कर्व्स आर मोर इलास्टिक देन द कर्व्स अंडर मोनोपोली। अगर आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर एवरेज रेवेन्यू कर्व देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व देख सकते हैं तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इनमें आप काफ़ी ज़्यादा इलास्टिसिटी देख सकते हैं कि ये कहाँ तक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेकिन अगर आप मोनोपोली के केस में देखें, हमारी जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है या मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नेक्स्ट इज 6 पॉइंट implications regarding decisions. A firm, whether operating under monopoly or monopolistic competition, can either fix the price or the output, but it cannot fix both. तो स्टूडेंट्स, हमारी जो फर्म्स हैं, चाहे वो मोनोपोली के अंडर ऑपरेट कर रही हैं या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर ऑपरेट कर रही हैं, ये हमारी जो फर्म्स हैं या तो सिर्फ प्राइस को फिक्स कर सकती हैं या सिर्फ आउटपुट को फिक्स कर सकती हैं। दोनों चीज़ें यानी कि प्राइस और आउटपुट को ये दोनों फिक्स नहीं कर सकती। दोनों में से एक चीज़ ये फिक्स कर सकती है, या तो प्राइस या फिर आउटपुट। A firm under monopolistic competition has to spend a lot on selling cost, but a monopolist spends very little on selling cost, and that too for the sake of information to the customers. तो स्टूडेंट्स, हमारी जो फर्म्स होती हैं जो कि ऑपरेट करती हैं अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करती हैं हमारी सेलिंग कॉस्ट पे, लेकिन जो हमारा मोनोपोलिस्ट है वो बहुत ही कम सेलिंग कॉस्ट पे स्पेंड करता है और वो भी सिर्फ इसलिए स्पेंड करता है जिससे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन मिल सके, एंड नॉट टू अट्रैक्ट देम एज इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ना कि उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो सिर्फ कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही थोड़ी अमाउंट जो है सेलिंग कॉस्ट पे स्पेंड की जाती है, जिससे कि हमारे कस्टमर्स को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन रहे, बल्कि इसलिए नहीं कि हम अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अट्रैक्ट कर सकें। नेक्स्ट इज 7th पॉइंट, कंपैरिजन रिगार्डिंग प्रॉफिट। इन द शॉर्ट रन, the monopolist and a firm under monopolistic competition may earn supernormal profit and may even suffer losses. तो स्टूडेंट्स, इन द शॉर्ट रन हमारी जो मोनोपोलिस्ट है या हमारी जो भी फर्म्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर वर्क कर रही हैं, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकती हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकती हैं और इवन लॉसेस भी सफ़र करती हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन, whereas a monopolist earns supernormal profit, a firm under monopolistic competition generally earns normal profit only. तो स्टूडेंट्स, इन द लॉन्ग रन जहां हमारा मोनोपोलिस्ट एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को अर्न कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जो भी हमारी फर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर वर्क कर रही है वो सिर्फ एक नॉर्मल प्रॉफिट को ही अर्न करती है। In short, there are many similarities and dissimilarities under different conditions of market. So students, in this video you have learned about the comparison between monopolistic competition and monopoly. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.